तो चले गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम आपके सामने लाए हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। जी हाँ, ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 6 नंबर तक का सवाल बन जाता है भाई साहब, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। ये वन शॉट वीडियो होगी और इस वीडियो में पूरे चैप्टर को एक बार में खत्म कर देंगे। आज ही शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे और मात्र 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आपके सामने समाप्त हो चुका होगा। ठीक है भाई, शुरू से लेकर एंड तक देखना, बिकॉज तुम्हारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी सवाल बनेगा, वो इसी वीडियो से बनेगा, यहीं से बनेगा। ठीक है जी, तो चलिए पेन कॉपी और अपने नोट्स खोल के बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से, भोले से, स्वीट से चैप्टर को, जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। आज 3 मार्च है और इस वीडियो को मैं 3 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और 3 मार्च को क्या होता है तुम नहीं जानते। आज तुम्हारी भाभी का, श्रद्धा कपूर का बर्थडे भी है। ठीक है, तो लेक्चर पढ़ाने के बाद हम जाएंगे थोड़ा खाने पीने, डेट वेट पे। ठीक है, चलिए आपको मैं स्नैप्स भेज दूंगा। देखिए जी, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं चश्मा लेके आया हूं कि मैं जाऊंगा तो चश्मे जो है ऐसे पहन के जाऊंगा। अब तुम बताओ, ऐसे पहन के पढ़ाऊं या पहन के जाऊं? ठीक है, उतार देता हूं भाई, बोलेंगे लोग मास्टर अंधा हो गया। सुनिए जी, अंधे तो हो ही गए बेटा प्यार में उसके। अरे चलिए देखिए बेटा, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो अगर प्रोडक्शन के मीनिंग की बात करें तो जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं बेटा, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। आप जो है शुगर केन, गन्ना लेकर आए और गन्ने को आपने चीनी में कन्वर्ट कर दिया, इसी को प्रोडक्शन कहते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या लिखा गया है जी? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, इसी को प्रोडक्शन बोलते हैं। बट इकोनॉमिक्स में रॉ मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इनपुट। तो गन्ना क्या है जी? गन्ना इनपुट है, या फिर आप इसको फिजिकल इनपुट भी बोल सकते हो, बिकॉज आप इसको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। और जो वस्तु बनकर तैयार हुई उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं जी? आउटपुट। या फिर आप इसको फिजिकल आउटपुट भी बोल सकते हो। तो फिजिकल इनपुट को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। इकोनॉमिक्स के शब्दों में क्या बोलूंगा बताऊं मैं? फिजिकल इनपुट को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। बट आपका चैप्टर प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है, आपके चैप्टर का बच्चों नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? तो अभी जो मैंने आपको बताया, इनपुट कच्चा माल, रॉ मटेरियल, और जो बनके तैयार हुआ आउटपुट शुगर, इनके बीच एक संबंध होता है, इनके बीच एक संबंध होता है। और इसी प्रकार के रिलेशन को, इसी प्रकार के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं जी? हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। संबंध ये होता है कि आप जितना ज्यादा इनपुट लगाओगे, ऑब्वियस ही बात है, उतना ज्यादा आउटपुट बनेगा। आप इनपुट लगाओगे ज्यादा आपका आउटपुट होगा ज्यादा। जितने ज्यादा गन्ने खेतों में से लाओगे, उतनी ज्यादा चीनी आपकी फैक्ट्री में बनेगी। तो इनके बीच ये जो प्यारा सा, भोला भाला सा ये जो संबंध है ना बेटा, इसी संबंध को बोला गया है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, क्या बोलता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप। इस संबंध का नाम क्या बोला है जी? फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या बोला है जी? फंक्शनल रिलेशनशिप होते हैं ना, कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? तो बेटा इस प्यार को आप क्या नाम दोगे? इस प्यार को नाम दोगे फंक्शनल रिलेशनशिप। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट, इनपुट मतलब ये, एंड फिजिकल आउटपुट मतलब वो। तो इनके बीच जो संबंध है, फंक्शनल संबंध है, इसी को बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अगर इसका मीनिंग आए तो आपको एग्जाम में ये लिख के आना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन चीज, प्रोडक्शन के फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज इसी के ऊपर पूरा का पूरा अपना चैप्टर बेस्ड है। देखो जी, जब प्रोडक्शन करते हैं ना भाई साहब, तो 4 चीज प्रोडक्शन करने में लगती है। सबसे पहला जमीन। भाई जमीन पे तो प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन हवा में तो होगा नहीं। तो सबसे पहले क्या लेंगे भाई साहब? जमीन। उसके बाद प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए सुंदर सा लेबर। क्या चाहिए? प्रोडक्शन करने के लिए सुंदर सा लेबर। उसके बाद चाहिए भाई मशीनें। प्रोडक्शन जो है मशीनों के माध्यम से होगा, प्रोडक्शन जो है पैसों के माध्यम से होगा। कैपिटल का मतलब मशीन भी होता है और कैपिटल का मतलब बच्चों पैसा भी होता है। और उसके बाद चाहिए एक प्यारा सा, स्वीट सा एंटरप्रेन्योर, मतलब वह व्यक्ति जो सारा का सारा दिमाग लगाएगा और प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये तो लेबर है। लेबर क्या करेगा? लेबर तो काम करेगा, बट उसको ऑर्डर कौन देगा? ये व्यक्ति ऑर्डर देगा। यही व्यक्ति, देख रहे हो शक्ल, शक्ल ध्यान से देख लो, यही व्यक्ति जिम्मेदार है पूरे प्रोडक्शन के लिए। अगर अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा
तो इसकी वजह से होगा, और बिजनेस में लॉस होगा तो उसका जिम्मेदार भी ये होगा। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। सारा का सारा दिमाग इसी का चलेगा। आपकी सिंपल सी भाषा में ये है बिजनेस का मालिक। तो चार चीज प्रोडक्शन करने में लगती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। उसके बाद देखो सेकंड चीज, टाइम पीरियड। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो प्रोडक्शन फंक्शन, ये टाइम पर डिपेंड है। और यहां पे टाइम का मतलब दो प्रकार के टाइम से होता है, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मतलब आपके पास थोड़ा कम समय है और आपको उसमें प्रोडक्शन करना है, और लॉन्ग रन का मतलब आपके पास समय बहुत सारा है तब आपको प्रोडक्शन करना है। हमारा ये चैप्टर है, हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों शॉर्ट रन पर बेस्ड है, लॉन्ग रन पर बेस्ड नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे इस चैप्टर में हम जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, हम लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहे। अब अगर शॉर्ट रन को थोड़ा और डिटेल में समझे तो करना क्या पड़ेगा, हमें इन चारों प्रोडक्शन के फैक्टर्स को टाइम के साथ, अगेन सुनना बहुत ध्यान से, हमें इन चारों प्रोडक्शन के फैक्टर्स को टाइम के साथ कोरिलेट करके चीज समझनी पड़ेगी, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने है। देखिए जी बेटे, जो चार प्रकार के हमने कहा था कि प्रोडक्शन करने में चार फैक्टर लगते हैं, ये चार फैक्टर भी दो कैटेगरी में आते हैं। कुछ होते हैं फिक्स्ड फैक्टर और कुछ होते हैं वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर जिनको आप शॉर्ट रन में कम समय में चेंज नहीं कर सकते। वंस अगेन मैं पहली बोल रहा हूं, आपका चैप्टर शॉर्ट रन के ऊपर है, आपका चैप्टर लॉन्ग रन के ऊपर नहीं है। तो अब आप जो भी प्रोडक्शन करने की बात सोचो, आप ये चीज सोचो कि आपके पास टाइम कम है, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको इस एंगल से प्रोडक्शन करना है। वंस अगेन मैं बोल रहा हूं, आपको ये चीज सोच के प्रोडक्शन करनी है कि आपके पास समय कम है, आपके पास टाइम कम है। तो एक बात बताओ, अगर आपके पास टाइम कम है तो क्या आप अपनी जमीन को बार बार बढ़ा या घटा सकते हो? जी नहीं। जमीन बहुत महंगी आती है, उसको बार बार खरीदना, बार बार बेचना पॉसिबल नहीं होता। हम कम समय के अंदर शॉर्ट रन में जमीन को बार बार बढ़ा घटा नहीं सकते। तो शॉर्ट रन में हमारी जमीन क्या होती है जी, फिक्स्ड फैक्टर होती है, जमीन फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड फैक्टर का मतलब होता है जिसको चेंज किया ना जा सके। लेकिन जो लेबर है, लेबर को तो शॉर्ट रन में कम समय में बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अगर काम ज्यादा करवाना है तो लेबर ज्यादा बुला लिए, और काम कम करवाना तो लेबर कम बुला लिए। तो लेबर को तो आप ज्यादा या कम जब चाहो तब कर सकते हो, इसीलिए लेबर को बच्चों क्या बोला, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो होता है जिसको चेंज किया जा सकता है। तो आपको इसी बात पर ध्यान देना है, कौन सा फिक्स्ड फैक्टर है और कौन सा वेरिएबल है। उसके बाद बच्चों बात करें कैपिटल की, मशीन की, तो शॉर्ट रन में कम समय में आप मशीन को भी बार बार बढ़ा घटा नहीं सकते, भाई मशीनें भी काफी महंगी महंगी आती है। तो मशीन क्या होती है जी, फिक्स फैक्टर। इसके बाद हालांकि आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए बता देते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो भी फिक्स्ड फैक्टर होता है। भाई जमीन का मालिक समय के साथ साथ, मतलब जमीन का मालिक शॉर्ट रन में चेंज थोड़ी होगा। ये थोड़ी कि आज मैं मालिक हूं और एक हफ्ते बाद कोई और मालिक है। जो आपके बिजनेस है, बिजनेस का मालिक बार बार चेंज नहीं होगा। तो शॉर्ट रन में जो एंटरप्रेन्योर होता है वो भी फिक्स्ड होता है। तो याद रखेंगे, शॉर्ट रन में जमीन फिक्स चेंज नहीं होगी। लेबर वेरिएबल, लेबर चेंज हो सकता है। कैपिटल, मशीनें फिक्स रहेगी, और एंटरप्रेन्योर भी फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, लंबे समय की, तो लंबे समय में तो आप चारों को चेंज कर सकते हो। जब बात करूं 5 साल की, 10 साल की, तो जमीन को बढ़ाना घटाना पॉसिबल है, ठीक है ना। 5 साल बाद तो आप जमीन को ले सकते हो, ठीक है। बात करें लेबर की, तो लेबर को भी बढ़ाना घटाना पॉसिबल होता है। मशीन को भी 5-10 साल बाद चेंज किया जा सकता है, और मालिक भी चेंज हो सकता है। तो लॉन्ग रन में क्या होता है भाई साहब, लॉन्ग रन में सारे के सारे गिरगिट होते हैं। गिरगिट का मतलब लॉन्ग रन में सारे के सारे बदल जाते हैं, लॉन्ग रन में इनमें चेंज करना पॉसिबल होता है। ये सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। बट शॉर्ट रन में कम समय में केवल लेबर वेरिएबल होता है, बाकी सारे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का एक बार डिफरेंस पढ़ते हैं। एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है, पेपर में डिफरेंस आ जाता है। देखिए जी क्या बोलता है, ये बोलता है एक बार में आता नहीं और बार बार में समझाता नहीं। ठीक है बेटा, एक बार में नहीं आएगा तो डोंट वरी, मैं बार बार समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। मेरे प्यारे प्यारे गोलू मोलू बच्चों,
देखो बेटा, फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? तो ऐसे फैक्टर डू नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जमीन, आपको कुर्सी 1 बनाओ, कुर्सी 100 बनाओ, कुर्सी 500 बनाओ, जमीन को आप शॉर्ट रन में कम समय में चेंज नहीं कर सकते, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, जबकि वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ चेंज किया जा सकता है। जैसे कि कुर्सी की बात दोबारा कर लेते हैं। कुर्सी 1 बनानी है तो लेबर 1 बुला लिया, कुर्सी 100 बनानी है तो लेबर 10 बुला लिए, कुर्सी 500 बनानी है तो लेबर 50 बुला लिए। तो यहां पे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, हमने लेबर्स को बढ़ा दिया। तो ये होता है वेरिएबल फैक्टर, जिसको प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज किया जा सकता है। आगे बोलता है फिक्स फैक्टर जो है भैया शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब नॉट वेरी, नॉट चेंज, ना तो ये बढ़न लाग रहे ना तो ये घटन लाग रहे। लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं ये एडजस्टेबल होते हैं, जैसे कि लेबर। ठीक है, ये आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी मतलब चेंज, डायरेक्टली चेंज होते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो वेरिएबल फैक्टर लेबर आप ज्यादा लगा लोगे। अगर आपको मान लो प्रोडक्शन कम करना है तो लेबर आप कम लगाओगे। और आपको प्रोडक्शन करना है 0, प्रोडक्शन ही नहीं करना, तो ऑब्वियस ही बात है आप कोई लेबर भी लेकर नहीं आओगे। तो लेबर तो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है, लेकिन फिक्स फैक्टर जमीन प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होता। फिर एग्जांपल देख लो, वही जमीन फिक्स्ड होती है, बिल्डिंग फिक्स्ड होती है, मशीन फिक्स्ड होती है, एंटरप्रेन्योर फिक्स्ड होता है। लेकिन जो लेबर है वो फिक्स नहीं होती, वो शॉर्ट रन में चेंज हो सकती है। कच्चा माल चेंज हो सकता है, वस्तु ज्यादा बनानी है कच्चा माल ज्यादा ले आओ, अरे वस्तु कम बनानी है कच्चा माल कम ले आओ ना भाई साहब। बिजली, अगर प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो बिजली लगेगी ज्यादा, अरे बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पावर। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन कम करोगे तो बिजली लगेगी कम। इतनी बात समझ में आई? तो बेटा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर होपफुली समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में ना आए तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पीछे करो दोबारा पढ़ लो। ठीक है, चलिए तब भी समझ में ना आए तो तुम बेटा इकोनॉमिक्स तुम्हारे लायक है ही नहीं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लाडले सुनो, अभी एक डिफरेंस आपको और पढ़ना है, और वो भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसके ऊपर सवाल कई बार देखे गए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे लाडले और प्यारे प्यारे लाडलियों, जरा समझो। देखो भाई, आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस पढ़ना है, एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है क्या समझते हैं। देखो भाई, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन अल्टीमेटली शॉर्ट रन, मैंने बताया कि टाइम पीरियड इकोनॉमिक्स में 2 टाइप के होते हैं। तो शॉर्ट रन में होने वाला प्रोडक्शन दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर आप प्रोडक्शन लॉन्ग रन में कर रहे हो, लंबे समय में कर रहे हो, 5 साल 10 साल का टाइम है, दैट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा एक बात और, पेपर में आपको ऐसे बिल्कुल भी लिख के नहीं आना कि शॉर्ट रन वो समय होता है जहां पे हमारे पास टाइम कम होता है और लॉन्ग रन वो समय होता है जहां पे टाइम 5-10 साल होते हैं। अगर ये लिख के आओगे भाई साहब एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये तो मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं, इनका प्रॉपर मीनिंग ये लिखा, ये फर्स्ट वाला इनका मीनिंग है। ठीक है, 5-10 साल लिख के मत आना भाई, ऐसे जो पढ़ा रहा हूं वो लिख के आना है। कैसे? देखो कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स तो प्रोडक्शन के क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जैसे कि लेबर, शॉर्ट रन में कम समय में लेबर वेरिएबल है, लेबर में चेंज किया जा सकता है। जबकि बाकी फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि जमीन है, कैपिटल है, इनको चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे कुछ फैक्टर वेरिएबल है और कुछ फैक्टर फिक्स्ड है। लेकिन जब बात करते हैं लॉन्ग रन की, लंबे समय की, तो एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं जी, वेरिएबल होते हैं। वहां पे आप जमीन को भी चेंज कर सकते हो, लेबर को भी चेंज कर सकते हो, कैपिटल को भी चेंज कर सकते हो, और अगर मन करे तो मालिक एंटरप्रेन्योर को भी चेंज कर देना कि चल भाई चल अब कोई और आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉन्ग रन में सब कुछ चेंज कर दो भाई, सब बदल दो, लेकिन शॉर्ट रन में कुछ बदले जाएंगे और कुछ नहीं बदले जाएंगे।
उसके बाद शॉर्ट रन में बोलता है कि प्रोडक्शन कैन बी अफेक्टेड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट या लिमिट ओनली। इसका मतलब है शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप एक लिमिट तक ही प्रोडक्शन बढ़ा पाओगे, एक लिमिट के बाद प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाओगे। क्यों नहीं बढ़ा पाओगे? बिकॉज एक लिमिट के बाद प्रोडक्शन अगर ज्यादा करना है तो अब जमीन लगेगी ज्यादा या फिर मशीन लगेगी ज्यादा, और आपको पता है यहां पे जमीन और मशीन फिक्स्ड होती है। लेबर से भी काम कराओगे तो लेबर भी एक लिमिट तक ही प्रोडक्शन बढ़ा पाएगा, एक लिमिट के बाद आपको और मशीन लगेगी और जमीन लगेगी, और शॉर्ट रन में जमीन और मशीन को बढ़ा पाना पॉसिबल नहीं होता, तो प्रोडक्शन केवल और केवल एक लिमिट तक ही बढ़ता है, एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ता। जबकि लॉन्ग रन में क्या होता है, आप प्रोडक्शन को किसी भी एक्सटेंट तक, किसी भी लिमिट तक बढ़ा सकते हो, प्रोडक्शन को जितना चाहो उतना करो लॉन्ग रन के अंदर, यहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ठीक है, आगे बोलता है ये डिफरेंस आप अभी साइड में रखो, ये डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना काम का भी नहीं है, इसको बताऊंगा बाद में। ठीक है, इसको बताऊंगा मैं एंड में, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं। एक मिनट, ये वाला नहीं, नीचे वाला यार, सॉरी माय मिस्टेक, ये वाला पढ़ा रहा हूं, नीचे वाला पढ़ाऊंगा बाद में। देखो क्या लिखा है, यहां बोलता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो केवल वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज करके प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर आपको प्रोडक्शन शॉर्ट रन में बढ़ाना है तो लेबर ज्यादा बुलाओगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यहां पे आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जमीन या मशीन को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो फिक्स होता है। जबकि लॉन्ग रन में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो यहां पे सारे के सारे क्या बन जाते हैं, वेरिएबल बन जाते हैं। तो यहां पे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर भी बढ़ा दो, जमीन भी और खरीद लो, मशीनें भी और ले आओ, लेकिन यहां पे प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो केवल लेबर के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ेगा, जमीन और मशीन को नहीं छेड़ सकते आप। ठीक है, ये डिफरेंस नीचे वाला बाद में कराऊंगा, रेशियो वाला। उसके बाद लास्ट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है, या फिर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या फिर वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी बोल सकते हैं। जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम बोलते हैं रिटर्न्स टू अ स्केल या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट नाम है इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और बच्चों इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू अ स्केल। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको मत भूल जाना। ठीक है बेबीज, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, एपी, टीपी, एमपी, ये क्या होता है, बिकॉज आगे आने वाला पूरा चैप्टर अब इन्हीं टर्म्स पे चलेगा, तो आपको इन टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले टर्म है टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर इसको बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टीपीपी या फिर टीपी क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ये सभी लेबर ने मिलके, कितने प्यारे प्यारे लेबर्स है ना, तो इन सभी लेबर्स ने मिलके, भाई साहब ये 5 लेबर है, इन सभी लेबर ने मिलके टोटल जितना भी प्रोडक्शन किया बेटा, उसी को बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या फिर टीपी। क्या बोलता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय ऑल द वेरिएबल फैक्टर। इन लेबर्स को मैं क्या बोलूंगा, इन लेबर्स को बोलूंगा वेरिएबल फैक्टर। तो इन सभी वेरिएबल फैक्टर ने मिलके जितना भी टोटल प्रोडक्शन किया उसी को टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टीपी कहते हैं, अलॉन्ग विथ फिक्स फैक्टर जैसे कि लैंड। ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने प्रोडक्शन हवा में तो किया नहीं होगा, प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स फैक्टर भी लगे होंगे, जमीन भी लगी होगी और मशीन भी लगी होगी। तो वेरिएबल फैक्टर ने फिक्स फैक्टर के साथ मिलके जो भी टोटल प्रोडक्शन किया सभी लोगों ने मिलके उसी को टोटल प्रोडक्ट या फिर टीपी कहते हैं। जो 5 लेबर ने मिलके मान लीजिए 10 शेयर्स को बनाया। ठीक है, अगला अगला होता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, अगर 5 लेबर ने मिलके 10 शेयर को बनाया तो लगभग लगभग एक लेबर ने कितनी कुर्सी बनाई होगी। तो एक लेबर ने, इतनी मैथ तो आती होगी ना भाई, बिल्कुल मैथ में नालायक तो होंगे नहीं, है कि नहीं है। तो अगर 5 लेबर ने मिलके 10 शेयर बनाई तो लगभग लगभग एक लेबर ने कई कितनी बनाई होगी, तो एक लेबर ने बनाई होगी 2 चेयर। तो एक लेबर के द्वारा किया गया जो काम है उसी को बोलते हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एपी या फिर एपीपी। ठीक है, कि इसने बनाई 2 चेयर, इसने बनाई 2, इसने बनाई 2, इसने बनाई 2, इसने बनाई, तभी तो 5 लेबर ने मिलके कुल 10 शेयर बनाई। तो बोलता है एवरेज प्रोडक्शन का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्शन इज द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर।
वेरिएबल फैक्टर का मतलब है लेबर, कि लेबर की पर मतलब होता है एक, कि लेबर की एक यूनिट ने जो भी प्रोडक्शन किया उसी को बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। कि 5 लेबर है तो पांचों में से अगर मैं हर एक की बात करूं तो हर एक ने लगभग 2 कुर्सी बनाई, उसी को बोलूंगा एवरेज प्रोडक्ट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ऊपर वाला मीनिंग याद नहीं हो रहा तो, कि एवरेज प्रोडक्शन का मतलब है हाउ मच आउटपुट इज मेड बाय 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि वेरिएबल फैक्टर की एक यूनिट ने, एक लेबर ने कितना आउटपुट बनाया, उसी को हम अपन लोग एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। फॉर्मूला इसका होता है, क्या होता है जी, टोटल प्रोडक्ट बटे लेबर। जैसे कि पीछे वाले एग्जांपल में 10 चेयर बनी थी और बनाने वाले 5 लोग थे, तो 10/5 करेंगे तो आ जाएगा 2 चेयर पर लेबर, कि हर एक लेबर ने 2 चेयर बनाई, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है भाई, कोई इतना मुश्किल चैप्टर थोड़ी है, सिंपल सा इजी सा आसान सा चैप्टर है। अब एक बार थोड़ा पानी पी लूं मैं, ठीक है। चलिए जी आगे। बच्चों अगला है अपना मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी बोल लो या फिर एमपीपी बोल लो भाई, एक ही बात है, ठीक है। अब यो क्या बोलता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये बोलता है कि एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, उसी को एमपी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि जब एक लेबर था तो भाई साहब मान लीजिए केवल एक चेयर बन रही थी। अब एक लेबर तो अपनी एक चेयर भाई बना ही रहा है ना, अब एक लेबर और आ गया तो इसके आने से देखो अब 2 चेयर और एक्स्ट्रा बन रही है। पहले तो एक ही बन रही थी ना, जब एक लेबर आया तो इसके आने से 2 चेयर और एक्स्ट्रा बन रही है, टोटल 3 चेयर बन रही है। देखो जमीन तो आपके पास एक ही, जमीन तो चेंज होगी नहीं। जब लेबर एक था तो एक चेयर बन रही थी, जब लेबर 2 हो गए तो 3 चेयर बन गई। तो मुझे बताओ इस एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से, 1 से 2, इस एक एक्स्ट्रा लेबर के +1 हो जाने से आपका प्रोडक्शन कितना हो गया, आपका प्रोडक्शन +2 हो गया। पहले तो चेयर केवल एक बन रही थी, एक लेबर और आ गया, टोटल चेयर 3 बन रही है। तो इसके आने से ये 2 चेयर एक्स्ट्रा बन रही है, तो इसी 2 को बच्चों बोला जाएगा एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ में नहीं आया, चलो एक और एग्जांपल देखो। अब देखो जो 2 लेबर थे, है ना, ये 2 लेबर मिलकर 1 2 3, ये 2 लेबर मिलके अपनी 3 चेयर बना रहे थे। अब एक लेबर और आ गया, अब 3 लेबर हो गए, और जैसे ही 3 लेबर हो गए टोटल 6 चेयर बन रही है। जैसे ही 3 लेबर हो गए टोटल 6 चेयर बन रही है। तो जैसे ही 2 से 3 हुए, जैसे ही एक लेबर और बढ़ा, तो इसके आने से प्रोडक्शन 3 से 6, मतलब 3 चेयर का प्रोडक्शन अब और एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसी को बोलूंगा एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट, कि हर एक लेबर के, हर एक वेरिएबल फैक्टर के आने से टोटल प्रोडक्शन कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, उसी एक्स्ट्रा को बच्चों क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे तो भाई साहब क्या लिखा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट, कि टोटल प्रोडक्ट में जो एडिशन हुआ when one more unit of a variable factor is employed, कि जब मैंने वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर, जब मैंने लेबर की एक यूनिट और लगाई तो टोटल प्रोडक्शन में कितना एडिशन हुआ, तो 1 से 3 2 का एडिशन हुआ। उसी प्रकार जब मैंने 2 से 3 एक लेबर और एम्प्लॉय करी, एक लेबर और लगाई, तो टोटल प्रोडक्शन 3 से 6, बोले तो 3 से बढ़ गया। तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी एडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है एक एक्स्ट्रा लेबर के लगाने से, उसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। फिक्स फैक्टर यहां पे आपका सेम रहेगा। देखो जमीन आपकी पहले भी एक थी, अब भी एक है, आगे भी एक रहेगी। तो यहाँ पे जमीन फिक्स रहेगी, वह लेबर में चेंज होगा, इसी को बोलते हैं क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है जी, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, या फिर एक फॉर्मूला और होता है डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा एल, एल माने लेबर। ठीक है जी, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, तो तीनों टर्म्स भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अरे भैया यो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में मतलब मान के चलो कि इसके आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा
कि आएगा ही आएगा। लेकिन जब एग्जामिनर, पेपर सेटर जब पेपर बनाता है तो भैया ये टॉपिक तो माइंड में आता ही आता है कि यहां से कोई ना कोई सवाल बन ही जाए। समझ में आ गया? अगर मैं पेपर बनाता तो मैं इस टॉपिक को आपके पेपर में जरूर 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 पूछता। ठीक है जी, चलिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इस चैप्टर की जान है ये लॉ। ठीक है, तो आइए इस जान को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ठीक है जी, ओके जान, सुनिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये इसका मीनिंग है, मीनिंग पढ़ेंगे बाद में। आप सीधे आगे बढ़े। सिस्टम खराब हो गया भाई, और ठीक हो गया। देखो भाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इसको समझना है तो सीधे टेबल और डायग्राम से बात करेंगे। ठीक है जी, सुनिए। देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्चुअल में बताता है कि एक फर्म में या एक फैक्ट्री में किस प्रकार से प्रोडक्शन आगे बढ़ता है, प्रोडक्शन का बिहेवियर कैसा होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अनुसार प्रोडक्शन का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तो प्रोडक्शन बढ़ता है स्पीड से। सुनना बात को बहुत ध्यान से, सुनने में अजीब लगेगा बट सुन लो कि क्या होता है। शुरू शुरू में जब हम काम कर रहे होते हैं तो प्रोडक्शन की स्पीड बहुत तेज होती है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है स्पीड से। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होता है जी, प्रोडक्शन की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और एक लिमिट के बाद प्रोडक्शन पूरे टॉप लेवल पर पहुंच जाता है, और आप उसके बाद भी प्रोडक्शन करोगे तो वेस्टेज होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा। मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है, वरना आपको मैं एग्जाम्पल देता। ठीक है, देखो मान लीजिए ये खाली बोतल है और ये जो है लोटा है। सुन लीजिए, अगर मैं इस बोतल से इसमें पानी भरूं तो आपका क्या क्या होगा कि पहले तो बिल्कुल स्पीड में पानी भरेगा जब आप, ठीक है ना, कि जब आप ऐसे उड़ेलोगे, ठीक है ना, पानी में डालोगे तो आप एकदम से उड़ेलोगे, पहले स्पीड में जो है पानी जाएगा। लेकिन जब आपको चलेगा पता कि ये भरने वाला है तो आप अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दोगे ना कि बस भरने वाला है, और उसके बाद क्या होगा, एक लेवल ऐसा आएगा कि ये पूरा भर जाएगा। अब उसके बाद भी अगर आप इसमें डालोगे तो कुछ नहीं होगा, वेस्टेज होगी, सारा का सारा पानी बाहर गिरेगा। सेम 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 चीज आपके टोटल प्रोडक्शन में है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि पहले बनाए, ये मैं कोई पैग नहीं बना रहा, समझ में आ गया कि तुम भैया पैग बना रहे हो। सुनो कि पहले चलेगा मामला एकदम स्पीड में, जब हमारा ग्लास भरने वाला होगा हम स्पीड थोड़ी कम कर लेंगे, और जब भर चुका होगा तो प्रोडक्शन मैक्सिमम हो चुका है, अगर मैं अब और डालूंगा तो वेस्टेज होगी और कुछ नहीं होगा। तो तीन बातें, पहले चलेगा मामला स्पीड में, फिर मामला हौले हौले, और एक हौले हौले लेवल के बाद प्रोडक्शन मैक्सिमम। उसके बाद भी अगर आप करोगे तो थर्ड स्टेज पे क्या होगा, आपकी वेस्टेज होगी, प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, ठीक है ना, सारा पानी जो है गिर जाएगा, और सिस्टम मुझे कर रहा है परेशान। ठीक है, सुनो। अब पेपर में जब हम लोग बनाएंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, एक मिनट रुकना, एक मिनट। अरे के हो गया था रे को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पेपर में हम जब बनाएंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की टेबल, तो टेबल कैसे बनेगी, आप जो है इस टेबल पे ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा, आपको वैसी वैसी वैल्यूज ही पुट करनी है। आपको अपने अकॉर्डिंग अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मैं मानता हूं आपके पास दिमाग थोड़ा कम है। ठीक है, देखिए। अब देखो, टेबल को डिटेल में समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास, वन शॉट वीडियो है, मैं बस थोड़ा स्पीड में लेके चलूंगा। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले बच्चों आप बनाएंगे एमपी कॉलम। कौन सा कॉलम? एमपी कॉलम। स्टार्टिंग में जब लेबर जीरो है तो कुछ प्रोडक्शन तो होगा नहीं, तो हमने डैश डाल दिया। अब जब लेबर एक थी तो मान लो एक लेबर के आने से दो कुर्सी बनी। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा लेबर आ गई तो उस एक्स्ट्रा लेबर के आने से मान लीजिए तीन कुर्सी बनी। अब जरा मेरी बात समझना भैया, एक्स्ट्रा लेबर के आने से तीन कुर्सी कैसे बन गई? बिकॉज जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो प्रोडक्शन करने की स्पीड और बढ़ जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक व्यक्ति अलग काम कर रहा है, एक व्यक्ति अलग काम कर रहा है, तो उतना जो है काम हो नहीं पाएगा। बट जब दोनों मिलकर काम करेंगे, मिलकर प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन करने की स्पीड बढ़ जाएगी। और वहीं पे वो हुआ कि जब एक व्यक्ति काम कर रहा था तो वो दो कुर्सी बना रहा था, और दूसरा व्यक्ति भी अलग दो कुर्सी बना रहा था। लेकिन जब दोनों ने मिलकर काम किया तो भैया अब कुल मिलाके पांच कुर्सी बन रही है। बात समझो,
पहले एक व्यक्ति काम कर रहा था, वो अपनी दो कुर्सी बना रहा था, दूसरा व्यक्ति भी अलग काम कर रहा था, अपनी दो कुर्सी बना रहा था, और दोनों मिलकर केवल चार कुर्सी बना रहे थे, है कि नहीं है? लेकिन अगर बोलूं मिलकर काम करो, तो अब जो है मिलकर जब काम करेंगे तो एक कुर्सी एक्स्ट्रा, कुर्सी पांच बनेगी, बिकॉज मिलकर काम करेंगे तो काम बढ़ जाता है, काम अच्छे से होता है। वही यहां पे हुआ, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, जब लेबर जीरो थी तो प्रोडक्शन आपका रहेगा जीरो, ठीक है। जब लेबर एक थी तो प्रोडक्शन दो हो रहा था, देखो ना। जब आपने एक्स्ट्रा लेबर लगाई तो उसके आने से तीन कुर्सी देखो, एमपी मतलब होता है, एमपी का मतलब होता है एक्स्ट्रा कितना बना, और टीपी माने कुल कितना बना। तो आप ध्यान से देखो कि जैसे ही एक लेबर और आया तो तीन कुर्सी एक्स्ट्रा बन रही है, दो तो पहले बन रही, तो दो और तीन, दो और तीन, अब भैया कुल पांच कुर्सी हो गई। फिर जैसे ही एक लेबर और आया तो अब एक्स्ट्रा कितनी बन रही है, चार एक्स्ट्रा बन रही है। तो पहले पांच बन रही थी, पांच और चार, अब आपकी नौ कुर्सी बन रही है। बिकॉज जब मिलकर काम करते हैं तो काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी आप इस वाले कॉलम को छोड़ो, अभी आप केवल एमपी वाले कॉलम पे ध्यान दो। तो याद करवा रहा हूं, सिंपल तरीका है, पहले डैश लगाएंगे, जीरो पे डैश आएगा, फिर दो तीन चार, गिनती स्टार्ट करेंगे दो से, फिर तीन से, फिर चार से, केवल चार तक लेके जाएंगे। उसके बाद आप गिनती वापस घटाएंगे, तीन दो एक जीरो। गिनती वापस क्यों घटा रहे हैं? बिकॉज मिलकर जब काम करते हैं तो एक लिमिट तक ही प्रोडक्शन बढ़ता है। एक लिमिट के बाद जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तो कंफ्यूजन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन गिरने लग जाता है। अब अपने को नीड है कि देखो, मेरी बात सुनो, आपको खुद पता है कि आप जो ये टॉपिक पढ़ रहे हो, ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आप ये शॉर्ट रन में पढ़ रहे हो। शॉर्ट रन में आपके पास जमीन और मशीन फिक्स्ड है, आपके पास एक बाइक है, एक बाइक पे दो लोग बैठ जाओगे, तीन लोग बैठ जाओगे, बाइक आप आराम से ले जाओगे। बट बाइक तो एक ही है ना, अब उस पर चार या पांच लोग बिठाओगे तो लड़ाई होगी, भाई मेरे को बैठना है, मेरे को बैठना है, नहीं तू उतर जा, तू पैदल आ, लड़ाई होगी नहीं होगी? लड़ाई होगी। उसके लिए क्या होगा, अब आपको दूसरी बाइक चाहिए होगी, बट क्योंकि शॉर्ट रन है, और शॉर्ट रन में आप दूसरी बाइक मतलब दूसरी मशीन लेकर नहीं आ सकते, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज मशीन केवल एक ही है, जमीन केवल एक ही है, और देखो लेबर्स बढ़ रहे हैं। अगर लेबर्स बढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में तो अब अच्छा लगता है, ठीक है भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट लेबर और बढ़ाओगे तो एक लिमिट के बाद प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अब आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और मशीन और जमीन, भाई जब लेबर एक्स्ट्रा है तो अब एक्स्ट्रा जमीन चाहिए ना, अब एक्स्ट्रा मशीन चाहिए, वो तो आपके पास है नहीं। तो प्रोडक्शन एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। तो देखो, आप गिनती कैसे लिखेंगे, दो तीन चार, फिर उल्टी गिनती, तीन दो एक जीरो, और उसके बाद -1 और -2, और एक समय ऐसा आएगा कि प्रोडक्शन आपका जो है एमपी आपका नेगेटिव में पहुंच जाएगा। तो एमपी याद हुआ? जल्दी बोलो, दो तीन चार, तीन दो एक जीरो, -1 -2, ठीक है। अब आप बनाएंगे टीपी वाला कॉलम। अब देखो, और मेरे को इतना मानना है एज अ स्टूडेंट, आपको इतना डीप में समझने की नीड नहीं है ये वैल्यू कैसे क्यों आई, हालांकि वो ऑलरेडी मैं आपको हमारे ऑफलाइन क्लास के अंदर समझा चुका हूं मैं, ठीक है। आपका पेपर है, आपको वन शॉट करना है, आपको पेपर में केवल एग्जाम में लिख के आना है, तो आपको बस वैल्यू याद होनी चाहिए, इनके पीछे का रीजन आपसे पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं टीपी की। तो जीरो पे जीरो, ठीक है। अब इनको जोड़ते हुए आ जाओ, जीरो में जोड़ो दो, तो जीरो में जोड़ूंगा दो तो दो, दो में जोड़ूंगा तीन तो पांच, पांच और चार नौ, नौ और तीन बारह, बारह और दो चौदह, माइन चौदह और एक पंद्रह, पंद्रह और जीरो पंद्रह, पंद्रह -1 14, और -2 12। लो जी लो, बन गया आपका टीपी। तो एक तरफ आपका एमपी आ गया, एक तरफ आपका टीपी आ गया, ठीक है। तो हो गई आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की टेबल। क्या हो गई जी? हो गई आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की टेबल। अब अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो इस टेबल को अपन लोग तीन पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट आप टेबल का ये देखेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट आप जो है टेबल का ये देखेंगे, और तीसरा पार्ट आप टेबल का ये देखेंगे, सॉरी सॉरी, हाँ जी, तीसरा पार्ट जो है आप टेबल, यार ये मुझे चलाना नहीं आता क्या? आता तो है, क्या हो रहा है फिर? हाँ भाई,
तीसरा पार्ट आप टेबल का ये देखेंगे। इस टेबल में बच्चों 3 पार्ट है, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं, फिर हम इन तीनों पार्ट को समझेंगे। देखो भाई, सबसे पहले डायग्राम बनेगा टीपी का। आप अगर पॉइंट से प्लॉट करके बनाओगे पेपर में काफी टाइम जाएगा। हम बगैर पॉइंट प्लॉट कर यहाँ पे डायग्राम को जो है बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने ग्राफ को बच्चों जो है 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो गया हमारे ग्राफ का पहला पार्ट, ठीक है। और अरे सॉरी बच्चों, हाँ जी, ये हो गया हमारे ग्राफ का दूसरा पार्ट। आपको पता है कि ये जो हमारा ग्राफ है ना, आपको पता होगा हमारा 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। लो, इसको मैंने बोला फेज 1, ठीक है। इसको मैंने बोला फेज 2, और बच्चों इसको मैंने बोला फेज 3। सबसे पहले अपन लोग बनाएंगे टीपी। क्या बनाएंगे? टीपी। तो देखो पहली स्टेज में क्या होता है, पहली स्टेज में आप देखोगे टीपी बढ़ रहा है 2, 5, 9। तो पहले स्टेज में आपने देखा टीपी बढ़ रहा है। और ध्यान दो, टीपी के बढ़ने की रेट, रेट मतलब स्पीड कैसी है। तो पहली स्टेज में जब टीपी बढ़ता है तो आप देखो इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप भी बढ़ रहा है। 0 से 2, 2 का गैप, 2 से 5, 3 का गैप, और 5 से 9, 4 का गैप। पहले गैप 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अगर वैल्यू बढ़े और वैल्यू के साथ साथ गैप भी बढ़े तो उसको बोलूंगा कि टीपी बढ़ रहा है। कैसे? इंक्रीजिंग रेट से। अरे टीपी कैसे बढ़ रहा है जी? टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। और अगर टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से तो बच्चों आपका टीपी वाला कर्व कुछ बनेगा ऐसा, कुछ ऐसा शेप लेता हुआ जाएगा, ठीक है। कुछ देखो ऐसा नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा ये घुमा हुआ है। तो टीपी कर्व आपका जो है थोड़ा घूमता हुआ बनेगा। दोबारा बना दूं क्या? ले भाई, दोबारा देख ले, ठीक है जी। तो टीपी कर्व आपका थोड़ा, हाँ अब बनाना बढ़िया। टीपी कर्व आपका थोड़ा घूमता हुआ बनेगा पहले स्टेज में। फिर दूसरे फेज में क्या होता है आप देखो, दूसरे फेज में आप देख पाओगे टीपी अब भी बढ़ रहा है, 9 से 12, फिर 14, फिर 15। टीपी अब भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन आप थोड़ा गैप पे ध्यान दो। तो देखो 9 से 12, 9 से 12, 9 से 12 गैप 3 का हो गया, 12 से 14 गैप 2 का हो गया, 14 से 15 गैप 1 का हो गया, और 15 से फिर 15 गैप 0 हो गया। तो यहां पे देखो वैल्यू तो बढ़ रही है बट बीच का गैप घट रहा है। तो जब वैल्यू बढ़े और बीच का गैप घटे तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट। क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग रेट। तो वैल्यू बढ़ रही है तो कर्व तो ऊपर ही जाएगा, बट क्योंकि गैप घट रहा है तो कर्व थोड़ा जो है ऐसा घूमता हुआ बनेगा, ठीक है। कर्व थोड़ा आपका ऐसे घूमता हुआ बनेगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट को नाम दिया मैंने ए, और इस वाले पॉइंट को नाम दिया मान लो मैंने बी। और देखो अब इसके बाद क्या हुआ, थर्ड स्टेज में 15 से 14, 14 से 12। अब तो वैल्यू ही घटना शुरू हो गई, और जैसे ही वैल्यू घटना शुरू हुई तो हमारा टीपी कर्व भी बच्चों नीचे की ओर आ गया। तो टीपी कर्व कुछ ऐसे बनेगा, पहले बनेगा ऐसे जब टीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर बनेगा ऐसे जब टीपी बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से, और फिर टीपी फाइनली फॉल होगा। तो यहाँ पे आपका टीपी, यहाँ पे अरे क्या हो गया यार, दिमाग खराब हो गया। तो यहाँ पे आपका टीपी जो है फाइनली फॉल हो रहा है। यही बात तो मैंने आपसे बोली थी कि जब आप पैग बोल रहा हूं, कि जब आप पानी उड़ेलोगे तो पहले पानी आप स्पीड में उड़ेलोगे, इंक्रीजिंग रेट। बट जब आपको पता है पानी भरने वाला तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, डिक्रीजिंग रेट। और एक बात, पानी पूरा भर जाएगा, आप फिर भी उड़ेलोगे तो पानी आपका फैलेगा, वेस्टेज होगी। तो ये हो गया आपका टीपी, ठीक है। अब इसी के साथ बच्चों बात करते हैं किसकी? एमपी की। अगर आप एमपी देखेंगे तो 2, 3, 4 पहले एमपी बढ़ रहा है। तो पहले एमपी बढ़ रहा है तो लो जी लो हमने एमपी बढ़ा दिया। उसके बाद 3, 2, 1 0 तक गया, 0 तक फिर एमपी घटा, तो एमपी घट के कहां तक गया जी? 0 तक गया। और उसके बाद -1, -2, एमपी माइनस मतलब नीचे आ गया एक्स एक्सिस से, ठीक है। इसका मतलब है कि एमपी हमारा क्या हो गया जी? एमपी हमारा नेगेटिव हो गया। तो ये बनेगा आपका एमपी कर्व, ठीक है। तो आपने टीपी कर्व और एमपी कर्व दोनों देखा। यहाँ पे आपने 3 फेज देखी। फेज 1, फेज 1 को बच्चों बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर।
कि जहां पे आपका टीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। फिर आता है फेज 2, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, कि जहां पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और फिर आता है फेज 3, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, जहां पे यू कैन सी दैट एमपी हमारा जो है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद और बता दूं मैं आपको, इस वाले पॉइंट को हम लोग बच्चों बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां से टीपी अपनी चाल को चेंज कर देता है। आप देख लो, इसी वाले पॉइंट से टीपी ने अपनी चाल को चेंज कर दिया। इस पॉइंट से पहले टीपी बढ़ता था इंक्रीजिंग रेट से, और अब इस पॉइंट के बाद टीपी बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से। समझ में आ गया? तो यह है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और ये सारी बातें शॉर्ट रन में है। ये दिखाया गया है कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन का बिहेवियर कैसा होता है, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कैसे काम करता है, तो जी ऐसे काम करता है। ठीक है जी, तो एक बार इस लॉ को पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं लॉ है क्या। तो बोलता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, स्टेट्स माने क्या ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड विद फिक्स फैक्टर, कि जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को यूज करते हैं, वही तो आपने किया। फिक्स फैक्टर तो केवल एक ही है, जमीन तो एक एक, स्टार्टिंग से जमीन एक है, लेकिन देखो आपने लेबर पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर आपने लेबर बढ़ाया। तो जब आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट मतलब टीपी इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में आपका टीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, तो शेप ऐसी लेता है। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत साइंस आती हो तो उसको कॉन्वेक्स शेप कहते हैं। ठीक है, और बोलता है उसके बाद टीपी बढ़ता है, बट कैसे, डिमिनिशिंग रेट से। तो टीपी अब भी बढ़ रहा है, देखो कर्व तो अब भी ऊपर गया, बट शेप ऐसी हो गई, और इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव शेप। तो टीपी तो अब भी बढ़ा बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, थी कॉनकेव शेप। और देखो यहां पे आके आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया, इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। और यही वाला पॉइंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में हम प्रोडक्शन एक लिमिट तक ही बढ़ा पाते हैं, एक लिमिट के बाद हम प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते शॉर्ट रन के अंदर। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि शॉर्ट रन में हमें एक लिमिट के बाद प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जमीन या मशीन को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, फाइनली स्टार्ट्स फॉलिंग, और अंत में टीपी आपका जो है फॉल होना, टीपी आपका गिरना शुरू कर देता है। बताइए, होपफुली टेबल भी क्लियर हो गई होगी और ये लॉ का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, ओके। ये टेबल पूरी बनी हुई आ गई, मतलब ये आपको मैंने बना के दिखाई, और ये हमने आपके लिए बना के रखी थी, थोड़ी साफ सुथरी अच्छी सी। खैर मैंने भी देखो इतनी बुरी बनाई नहीं है, मैंने भी अच्छी बनाई है। और देखो ये, और टुडुंग, ये कितनी मस्त बनाई ना मैंने भी टेबल। चलिए ठीक है, एपी वाला कॉलम मैंने बना दिया, यहाँ पे इसके नीड नहीं है, एपी वाला कॉलम आगे आएगा। ठीक है ना, सॉरी। चलिए आगे बढ़े। एक्सप्लेनेशन देखो आपको अपना पढ़नी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन जब आप इस लॉ की करेंगे तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले फेस 1 को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, रीडिंग कर लेना, जो मैंने पढ़ाया सेम वही है। फिर आप फेस 2 को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद आप जो है स्टेज 3 को या फेस 3 को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है, ये आप पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से पढ़ लेना। चलिए देखिए, अब ये थ्योरी के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जो भी आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा, आपने इसकी 3 स्टेज पढ़ी, कि पहली स्टेज में प्रोडक्शन बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर दूसरी स्टेज में प्रोडक्शन बढ़ता है बट डिक्रीजिंग रेट से, और तीसरी स्टेज में आके प्रोडक्शन फाइनली घटने लगता है। तो इसकी 3 स्टेज है। अब इसके पीछे थ्योरेटिकली क्या रीजंस है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो पेपर में आ जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के, मतलब फेस 1 के, जहां पे आपका टीपी बढ़ता है, कैसे, इंक्रीजिंग रेट से। और आपको पता है कि यहां पे आपका एमपी बढ़ता है फेस 1 में। तो फेस 1 के पीछे क्या रीजन है, मतलब स्टार्टिंग में प्रोडक्शन की स्पीड ज्यादा क्यों होती है? तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन की स्पीड ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हम जो फिक्स्ड फैक्टर का पूरा पूरा यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मशीन है, हमारा
पास जो जमीन है हम उसका भरपूर यूज कर रहे होते हैं, हम उसका पूरा पूरा यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या होता है बिगिनिंग में जब शुरुआत में केवल एक लेबर आती है तो फिक्स फैक्टर मशीन या जमीन का फुल यूज नहीं हो पाता। लेकिन जैसे जैसे हम और वर्कर्स को उसमें ऐड करते हैं तो फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूज होता है। और जब कोई मशीन प्रॉपर काम करेगी, ठीक है, जब कोई जमीन प्रॉपर काम करेगी तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे कि बाइक में या बुलेट में क्या होता है कि आप अगर उसको नॉर्मल चला रहे हो तो उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन जब आप उसको प्रॉपर यूज करोगे, जितनी उसकी क्षमता है आप उसको उस स्पीड तक लेते जाओगे तो वो आपकी बाइक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो बाइक एंजॉय करवाएगी। ठीक है, तो हर मशीन का या हर चीज का अपने को प्रॉपर जैसा यूज होता है वैसा यूज करना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या बोला कि फिक्स फैक्टर का फुलर यूज होता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट बोला गया है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब ज्यादा लोग काम करते हैं तो भाई काम का बंटवारा हो जाता है। पहले क्या था, पहले अगर एक ही लेबर है तो एक ही लेबर सारे काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे लेबर और बढ़ जाते हैं तो हम उनको उनकी स्किल्स के अनुसार काम बांट देते हैं कि भाई तेरे को ये काम अच्छा आता है, तू ये काम अच्छा कर, तू वो काम अच्छा कर, तू वो काम अच्छा कर। और जब लोगों को उनकी स्किल्स के अनुसार काम बांट दिया जाता है तो प्रोडक्शन और बढ़ जाता है, बिकॉज वो जिस चीज में स्पेशलाइज है कि वो काम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। अब ढाबे पे एक ही व्यक्ति नान बनाए, एक ही व्यक्ति सब्जी बनाए, एक ही व्यक्ति टेबल साफ करे तो काम नहीं हो पाएगा। तो वहां पे नान वाला व्यक्ति अलग है, सब्जी वाला व्यक्ति अलग है, टेबल साफ करने वाला व्यक्ति अलग है, तो वहां पे हर व्यक्ति को तुरंत खाना मिल जाता है। हर व्यक्ति को मतलब जो भी खाना खाने आता है उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। क्यों? बिकॉज उन लोगों की स्किल्स के अनुसार उनके काम को बांट दिया। तो वही पॉइंट यहां बोला गया है कि जब ज्यादा वर्कर हम लगाते हैं तो हम काम को जो है उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और एमपी और टीपी भी बढ़ जाता है। तो ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज आपके नोट्स में नहीं है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके ये लैंग्वेज थोड़ी अगर आपको इजी लग रही है तो ये वाली लैंग्वेज भी आप जो है लिख सकते हो एग्जाम में अपने। ठीक है, चलिए थर्ड रीजन क्या रहता है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। कि जैसे जैसे जो है हम लेबर लगाते हैं तो लेबर का फॉर एग्जांपल वेरिएबल फैक्टर लेबर का फिक्स्ड फैक्टर अपनी मशीन के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन एक अच्छा तालमेल बन जाता है। जैसे कि मेरी बाइक है, बुलेट है, तो भैया मेरी बाइक के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मेरी बाइक के साथ एक अच्छा तालमेल है। तात्पर्य कहने का यह है कि अगर आप कोई दूसरा व्यक्ति की मुझे बाइक दोगे तो शायद मैं उस बाइक को अच्छे से उस स्पीड में ना चला पाऊं, बट अगर आप मेरे को मेरी बाइक दोगे तो मेरा उस पर हाथ बैठा हुआ है और हाथ मेरा ऐसा बैठा हुआ है कि आप जैसे बोलोगे जहां बोलोगे वैसे अपनी बाइक को मैं चला लूंगा। जिस स्पीड बोलोगे उस स्पीड में, जैसे कट बोलोगे वैसे कट मार लेंगे, साफ बना होना भाई साफ बना देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है। तो ये बोलता है कि स्टार्टिंग में जब हम लेबर्स काम करते हैं, वेरिएबल फैक्टर काम करते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो इससे क्या होता है, इससे उनका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, एक अच्छा तालमेल बन जाता है। और जब एक अच्छा तालमेल बन जाता है तो इससे आपका जो है काफी अच्छा टीम वर्क होता है। ठीक है, रिसोर्सेस का अच्छा यूज होता है और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के ये तीन रीजन थे। बट आपके पेपर में अगर पूछा जाए नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के पीछे के क्या कॉजेज है, तो देखो ये सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज की बात हो रही है। और सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज की जब बात हो तो आपको उसके अलग अलग रीजंस याद करने की नीड नहीं है, आप उनके रीजंस जो है एक साथ याद कर सकते हैं, दोनों में आपको सेम लिख के आने हैं। जैसे कि पहला पॉइंट बोला गया है फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। फिक्सिटी ऑफ फैक्टर का मतलब है कि आपकी जो जमीन है कि आपकी जो मशीन है वो एक फिक्स लिमिट तक तो आपको प्रोडक्शन करके देगी। अगर आपको और ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो आपको जमीन बढ़ानी पड़ेगी, आपको मशीन बढ़ानी पड़ेगी, है कि नहीं है? तो फैक्टर की अपनी फिक्सिटी होती है, एक लिमिटेड क्षमता होती है कि आपके क्लासरूम है, अब आपके क्लासरूम में अगर 50 बच्चों की क्षमता है तो बच्चे 50 ही तो बैठ पाएंगे, 50 से अधिक नहीं बैठ सकते। अगर आपको और बच्चे पढ़ाने हैं तो आपको बड़ा हॉल खरीदना पड़ेगा। तो वही बात यहां बोलता है कि एक निश्चित पॉइंट के बाद, एक सर्टेन पॉइंट के बाद फिक्स फैक्टर बिकम्स लिमिटेड एंड ओवर यूज। जो फिक्स फैक्टर है, जो आपकी मशीन है या जमीन है, वो
लिमिटेड हो जाती है। आप उसका ओवर यूज तो करते हैं, लेकिन ज्यादा ओवर यूज करने से आपका प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, बल्कि घटना शुरू हो जाता है। जो कि आपका यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे हमारी फिक्सिटी थी, यहाँ पे मशीन और जमीन को जितना यूज करना था हमने यहां तक कर लिया। अब अगर इसके बाद भी मैं मशीन और जमीन को यूज करूंगा तो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय देखो प्रोडक्शन घटना शुरू हो गया। बात समझ में आई? ओके। उसके बाद आगे बोलता है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। कई बार अपने को लगता है कि जमीन या मशीन को बढ़ा नहीं सकते तो लेबर को बढ़ाकर काम करवा लेते हैं, बट ऐसा हर बार नहीं होता। तो जमीन वाला काम है भाई जमीन ही कर पाएगी, वो काम लेबर नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे इकोनॉमिक्स वाला काम है तो मैं ही कर पाऊंगा, कोई दूसरा व्यक्ति इकोनॉमिक्स को पढ़ाने का काम जो दूसरी फील्ड का है वो नहीं कर सकता। हर चीज की अपनी एक क्या बोलते हैं परफेक्शन होती है। अब यहां वही बोलता है कि लेबर एंड कैपिटल कैन रिप्लेस ईच अदर अप टू अ सर्टेन लिमिट, कि आप लेबर वाला काम मशीन से, मशीन वाला काम लेबर से एक लिमिट तक करवा सकते हो, बट एक लिमिट के बाद आप और लेबर, सोचो कि मैं और लेबर लगा लूं एंड कंपनसेट फॉर लैक ऑफ मशीन, कि जो मशीन की कमी पड़ रही है उस मशीन की कमी को कंपनसेट माने पूरा करना, उस मशीन की कमी को मैं एक्स्ट्रा लेबर लगाकर पूरा करवा लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट तक की लेबर जो है मशीन वाला काम कर पाएगा, एक लिमिट के बाद आपको मशीन मंगानी ही पड़ेगी, लेबर से काम नहीं चलेगा। तो यहां पे क्या होता है, इसी वजह से यहां पे प्रोडक्शन की स्पीड कम हो जाती है। उसके बाद डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देखो जब 4-5 लेबर्स की नीड थी, आपने 4-5 लेबर लगाए, वो मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन आप जब बहुत सारे वर्कर्स को काम पे लगा दोगे, जितनी नीड नहीं है, तो क्या होता है कई बार आपके ऑफिस में आपके जगह पर स्पेस नहीं होता, क्योंकि आपके पास जमीन तो फिक्स थी, मशीन तो फिक्स थी, आपने लेबर इतने भर लिए और ज्यादा लेबर होने की वजह से अब स्पेस कम है, लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इससे क्या होता है, इससे एफिशिएंसी घट जाती है, और अगर एफिशिएंसी घटेगी, काम करने की क्षमता घटेगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रोडक्शन घटेगा, और इवन क्या पता प्रोडक्शन जीरो हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए। और वही पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, पीछे लिखा था बेटर कोऑर्डिनेशन। तो बस कुछ लोग जब होते हैं तो अच्छा तालमेल होता है। अगर आपके ग्रुप में 3-4 लोग हैं, आपका फ्रेंड ग्रुप है 3-4 लोग हैं तो सही रहता है, बट अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 10-12 लोग हो जाएंगे ना, तो भाई वो ज्यादा हो जाएगा, वो ओवर क्राउड हो जाएगा, और ओवर क्राउड हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कंफ्यूजन होंगे, आपका जो कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है, वो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच वो तालमेल बिगड़ जाएगा, जिससे कि वही प्रोडक्शन घट जाएगा, प्रोडक्शन जीरो भी हो सकता है, प्रोडक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। देखो थ्योरी वाले पॉइंट है, आपको ना चाह कर भी इनको रटना ही पड़ेगा, आपको उनको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहां पे अपन लोगों ने जो है पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया जी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पीछे की रीजंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। टीपी और एमपी में क्या संबंध है, तो पहले एक बार टीपी और एमपी की टेबल तो पूरी कराऊं, और टेबल तो भाई मैंने भी आपको बताई, याद करवाई, क्यों भाई, टेबल अभी आपको मैंने बताई, टेबल आपका करवाई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहां पे लगा दे डैश। अब गिनती आती है, हाँ जी आती है, तो बोलो 2 3 4, उल्टी गिनती बोलो, 3 2 1 0, -1 -2। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बेटा प्लस करना आपको सिखाया होगा, ठीक है, तो प्लस करना आपको आता होगा, तो जी लो पे जी लो ऑल दो, दो, दो ऑल तीन, पांच, पांच और चार, नौ, नौ और तीन, 12 और 2, 14 और 1, 15 और 0, 15 - 2, 14 - 2, 12। लो जी लो। और मेरा हो रहा है अब थोड़ा पारा हाई। अरे क्या है भाई, गर्मी लग रही है, प्रणाम दो, ठीक है। सुनो, चलिए, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अब कौन कॉल कर रहा है, राजीव सर की वॉइस कॉल आ रही है भाई। कोई नहीं, मैं पढ़ा के अटेंड करूंगा, इसको अभी कट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, देखिए जी,
तो अब रिलेशनशिप देखते हैं, मैं पहले समझाता हूं। देखो भाई, रिलेशनशिप का मतलब है टीपी और एमपी में आपस में क्या संबंध है। अगर आप टीपी और एमपी में आपस में संबंध देखना चाहेंगे तो देखो भाई, एमपी से टीपी पे देखना है कि एमपी में क्या हुआ, उससे टीपी में क्या हुआ। तो जब यहां से लेके यहां तक, जब यहां से लेके यहां तक एमपी बढ़ा, तो देखो टीपी आपका बढ़ रहा है 2 5 9, और गैप भी बढ़ रहा है। तो मैं यही तो बोलूंगा कि जब मेरा एमपी बढ़ता है तो उस केस में आप देखो मेरा टीपी भी बढ़ रहा है। और ध्यान से देखो ना, इनके बीच का गैप भी तो बढ़ रहा है। पहले गैप 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। और अगर गैप बढ़ेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि टीपी बढ़ा कैसे, इंक्रीजिंग रेट से। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि एमपी बढ़ा तो टीपी बढ़ा, और टीपी बढ़ा इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आप देख सकते हैं इस बार एमपी घट रहा है। चलो जी, एमपी घट रहा है, लेकिन भाई साहब ध्यान दो, एमपी घट रहा है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे टीपी तो अब भी बढ़ रहा है। 9 से 12 14 15 है कि नहीं है। तो टीपी आपका अब भी बढ़ रहा है। तो एमपी घटा लेकिन टीपी आपका अब भी बढ़ा। और टीपी कैसे बढ़ा जी, टीपी इस बार बड़ा, ध्यान दो, गैप घट रहा है। 9 से 12 3 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर गैप 0। तो टीपी तो बढ़ा लेकिन गैप घटा, और गैप घटा तो मैं क्या बोलूंगा कि टीपी बढ़ा कैसे, डिमिनिशिंग रेट से। और ध्यान दो, ध्यान दो कि यहां पर आपका, ध्यान देखें जी कि यहां पे आपका एमपी क्या हो गया जी, यहां पे आपका एमपी हो गया 0 और टीपी है मैक्सिमम। देखो, जैसे ही आपका एमपी क्या हुआ जी 0, आपका टीपी क्या हो गया, देखो ध्यान से, टीपी हो गया मैक्सिमम। क्या टीपी 15 से ज्यादा कहीं पर हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ। क्या टीपी कहीं पे 16 हुआ, नहीं हुआ। 15 से ज्यादा टीपी कहीं पर भी नहीं हुआ। टीपी की मैक्सिमम वैल्यू है 15, और वो कब है, तो जब एमपी 0 टीपी मैक्सिमम। और उसके बाद जब आपका एमपी नेगेटिव हुआ, -1 -2, जैसे ही एमपी क्या हुआ, जैसे ही एमपी नेगेटिव हुआ, आपका टीपी देखो 15 से 14 और अब 12, तो अब आपका टीपी घट रहा है। तो यहां पे आपने 4 संबंध देखे कि जब एमपी बढ़ता है, देखो आप चाहो तो डायग्राम में देखो कि जब यहां से लेके यहां तक एमपी बढ़ा, देखो ऊपर गया, तो हमारा टीपी भी बढ़ा। जब एमपी बढ़ा तो हमारा टीपी भी बढ़ा, ठीक है। और देखो टीपी गया ऐसे, ऐसे का मतलब टीपी गया है हमारा इंक्रीजिंग रेट से। सेकंड फेज में देखो, जब एमपी घटा बट अभी ऊपर है, इस एक्स एक्सिस से ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, तो टीपी अब भी बढ़ रहा है, बट इस बार गया ऐसे, इट मींस टीपी बढ़ा डिमिनिशिंग रेट से। यहां पर एमपी क्या हो गया 0, और इसी पे ऊपर देखो यहां पे टीपी क्या हो गया मैक्सिमम। तो जैसे ही एमपी क्या हुआ 0, टीपी का हो गया मैक्सिमम। और जैसे ही एमपी नीचे आया नेगेटिव हुआ, देखो टीपी ने घटना शुरू कर दिया। तो ये हो गया टीपी और एमपी के बीच संबंध। यही संबंध मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। 4 संबंध, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यही 4 रिलेशन लिख के आएंगे, टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, और एक वार्निंग है भाई साहब, एक्सप्लेन किए बिना एग्जाम से, कूल बाबू चल जा, मेरे वहां चल गया, देखा देखा देखा, प्यार से बोलो भाई, प्यार से बोलो, बाबू चल जा, चल जाएगा। तुम्हारी बाबू नहीं चलेगी भाई, तुम्हारी बाबू बोलेगी चल भाग यहाँ से। वो नहीं मानेगी भाई, वो नहीं मानेगी, मेरी वाली मान जाएगी, ये वाली, ठीक है। प्यार से बात करनी होती है बस। है मेरा बच्चा, अरे सुनो, देखो उसके बाल फैला रहा हूं मैं। हाँ भाई, तो बेटा एक्सप्लेन किए बिना एग्जाम से उठ मत जाना। तुम सोचो रिलेशन लिख दिया, टेबल हो गई, डायग्राम हो गया, अबे एक्सप्लेन कर देना भाई साहब, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है जी। और ये रहा एक्सप्लेनेशन, भाई ये अपने आप पढ़ना प्लीज यार, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 घंटे का समय होता है, 1 घंटा हो भी चुका है, इसको अपना पढ़ना, भी टॉपिक हमारे और भी रहते हैं, ठीक है। चलिए भाई, बड़े बड़े चैप्टर है आपके सेकंड टर्म में। चलो, अब अगला है एपी और एमपी के बीच संबंध। और एपी और एमपी के बीच अगर संबंध पता लगाना है तो आपको भैया एपी और एमपी निकालना भी आना चाहिए, है कि नहीं है। आपको एपी और एमपी, ये भी लगा लो क्या, दो दो है, आपको एपी और एमपी निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, एमपी तो आपको आता है, आइए एपी निकालते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एपी का फॉर्मूला होता है टीपी डिवाइड बाय लेबर। तो टीपी को डिवाइड करो लेबर से, तो 0/0 डैश लगा दो, या फिर 0 एक ही बात है।
2/1 2 होता है, 5/2 2.5 होता है, 9/3 3 होता है, 12/4 भी 3 होता है, 14/5 2.8 होता है, और 15/6 15/6 कितना हो जाए, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2.5 होता है, ये होगा ना। और 15/7 ये होता है 2.14, 14/8 14/8 8 एकम 8 दूनी 16, ये होता है 1.75, और 12/9 4/3 मतलब 1 पॉइंट। बाबू बाबू चल जा, बीच बंद हो गया था। देख, अरे चल गया भाई, क्यों नहीं चलेगा, हम इतने प्यार से बोलेंगे भाई सब चल लेंगे, ठीक है। हाँ, ये तो ये आपका एमपी हो गया, ठीक है, सॉरी ये आपका एपी हो गया, एपी डिल्लॉन। सुनिए, नखरे दिखा रही भाई अभी, इतने नखरे नहीं झेल सकता मैं, ठीक करवाना पड़ेगा इसे, सुधारना पड़ेगा इसको, दिक्कत पता नहीं क्या आ गई इसके अंदर, बहुत दिनों बाद यूज कर रहा हूँ इसको मैं। चलिए, तो ये एमपी एपी बन गया। अब देखो इनके बीच रिलेशन को देखते हैं, और इनका हमें डायग्राम भी देखना है। देखो, जब एमपी और एपी की बात करते हैं तो रिलेशन हम एपी से एमपी पे देखते हैं। पहले बात करेंगे एपी की, फिर बात करेंगे एमपी की। तो देखो, तो कोई यहां से लेकर यहां तक आपका एपी बढ़ा, यहां पे एपी मैक्सिमम, और फिर एपी घटा। तो भाई तीन बातें हो रही है कि पहले एपी बढ़ता है, फिर एपी देखो मैक्सिमम। क्या एपी 3 से ज्यादा कहीं पे हुआ? कहीं पर भी नहीं हुआ, तो एपी 3 पर हो गया मैक्सिमम। और देखो उसके बाद फिर एपी आपका केवल घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, जब आपका एपी बढ़ा, तो आपने एक बात नोटिस करी, पहले वाले को छोड़ दो, पहले वाले पर फर्स्ट लेवल पे ऑलवेज बराबर होते हैं, इसको इग्नोर मारो, इसको इग्नोर मारो। आप यहां देखो, जब आपका एपी बढ़ा तो आपका देखो एमपी ज्यादा है एपी कम है, एमपी 3 एपी 2.5। फिर यहां पर देखो एमपी ज्यादा एपी कम, तो जब एपी बढ़ता है तो यहां पे एमपी होता है ज्यादा, एपी होता है कम। लेकिन देखो जब एपी क्या हुआ मैक्सिमम, तो एमपी एपी बराबर है, दोनों 3 3। तो सेकंड बात समझ में आई, जब एपी होता है मैक्सिमम तो वो एमपी के बराबर होता है। तो जब एपी होता है मैक्सिमम तो एमपी इज इक्वल टू एपी होता है। और उसके बाद जब एपी घट रहा है, ध्यान देना, जब एपी घट रहा है, अब देखो, अब एमपी की वैल्यू ज्यादा है और एपी की वैल्यू कम है, तो यहां पे उल्टा हो गया। अब यहाँ पे एमपी की वैल्यू कम हो गई और एपी की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे तीन संबंध आपको देखने को मिले कि जब एपी बढ़ता है तो एमपी होता है ज्यादा, एपी होता है कम। उसके बाद जब एपी होता है मैक्सिमम तो एमपी एपी के बराबर होता है। और उसके बाद जब एपी घटता है तो एपी होता है ज्यादा, एमपी होता है कम। ये तीन संबंध आपको देखने को मिले। जब भी एपी एमपी के बीच संबंध की बात करेंगे तो पहले बात करेंगे एपी की बेटा, फिर बात करेंगे एमपी की। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं आप उसको डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा। देखो भाई ध्यान से देखना, ध्यान से। यहां बनाऊं क्या? यहां बनाऊंगा ना मैं, हाँ नहीं तो यहाँ रिलेशन जो मैंने आपको पता है वही लिखे हुए हैं, बट एक बार डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है जी। ओके जी, देखो जी, तो ये हमारी कौन सी एक्सिस आ गई? वाई एक्सिस आ गई। ओके जी, और ये हमारी आ गई एक्स एक्सिस आ गई जी। ओके जी, चलिए अब रेड से बनाते हैं पहले किसको जी? पहले बनाएंगे एपी को। तो देखो ये चलते चलते, लो जी, पहले आ गया हमारा एपी। अब बनाएंगे जी एमपी। किसको बनाएंगे जी? जी अब बनाएंगे एमपी। एमपी को बनाते हैं ग्रीन से। अब देखो बेटा, एमपी जो है ना एपी के ऊपर से बनेगा, और जहां पर एपी मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम है, तो एमपी एपी को यहीं पे काटेगा, और देखो काटते हुए नीचे आएगा। याद रखना, ध्यान से देखो, ध्यान से। पहले एपी बनेगा, फिर जहां पे एपी क्या होगा मैक्सिमम, एमपी जो बनेगा वो एपी के ऊपर से बनेगा, और पहले जाएगा 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 और फिर मुड़ेगा, और जहां पे एपी क्या क्या था मैक्सिमम पॉइंट, एमपी उसको वहां से काट के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया एपी, ये बन गया एमपी, ठीक है। डायग्राम ऐसे बनेगा। और अब आप इस डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी,
लाइन आप मत खींचना, बस देखो कि जब एपी बढ़ा, देखो यहां से लेके यहां तक, देखो ध्यान से, जब एपी आपका बढ़ा, जब एपी हमारा बढ़ा, देखो एमपी ऊपर है एपी नीचे है, तो जब एपी बढ़ता है, जब एपी बढ़ता है ऊपर जा रहा है तो एमपी कर्व ऊपर है, इट मींस एमपी ज्यादा है, और देखो एपी कर्व उसके नीचे एपी कम, और इस पॉइंट के बाद देखो अब एपी गिर रहा है कि नहीं है, इस पॉइंट के बाद जब एपी गिरा, अब एपी कर्व ऊपर है एमपी कर्व नीचे, इट मींस एपी ज्यादा है एमपी कम है, और इस वाले पॉइंट पे देखो यहाँ पे एपी क्या है, मैक्सिमम, यहाँ पे एपी क्या है जी, मैक्सिमम, वो देखो इससे पहले भी गिर रहा है, इसके बाद भी गिर रहा है, और जैसे एपी मैक्सिमम है एमपी ने इसको यहीं पे काटा, और जब दो कर्व आपस में काटते हैं तो वहां पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो तीनों संबंध आपको डायग्राम के अंदर भी दिखे, वही बोलता है कि जब एपी बढ़ता है तो एमपी एपी से ज्यादा होता है, और जब एपी क्या होता है, बढ़ बढ़ के मैक्सिमम, तो एमपी एपी के बराबर होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एमपी एपी को कहां काटता है, उसके मैक्सिमम पॉइंट पे काटता है, कि एमपी ने एपी को यहीं पे काटा, और जैसे ही एपी कटा, कटते ही गिरना शुरू हुआ, एपी और नहीं बढ़ा, ठीक है। उसके बाद जब एपी गिरता है, जब एपी गिरता है तो एमपी नीचे एपी ऊपर, इट मींस क्या, अब एमपी इज लेस देन एपी, और आखिरी रिलेशन देखो, एमपी पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, एमपी पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी, देखो ना, जब एमपी ऊपर ऊपर था, ऊपर ऊपर तो पॉजिटिव था, यहां पर एमपी ने टच किया तो जीरो बन गया, और जैसे ही एमपी नीचे आया तो नेगेटिव बन गया, लेकिन जो एपी है वो ऑलवेज पॉजिटिव, एपी तो केवल ऊपर ऊपर रहा, एपी तो कभी नीचे आया ही ना भाई, तो एपी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एमपी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होता है, ठीक है। तो एपी एमपी के बीच संबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में जो इसको कर लोगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप इसकी अपने आप पढ़ेंगे, हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं टीपी एपी एमपी की शेप्स की, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है, 5-10 मिनट और देन लेक्चर खत्म। देखो भाई, अगर पेपर में आ जाए टीपी कर्व की शेप के बारे में, तो टीपी कर्व की शेप के बारे में आप क्या बातें करेंगे, पहले बोलेंगे कि पहले फेस में जो अपना टीपी है वो जो ऐसे बढ़ता है तो बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, इसीलिए टीपी कर्व यहां पे कॉन्वेक्स होता है। मैंने आपसे कहा था कि जब शेप ऐसे बनती है, जब शेप ऐसे बनती है तो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्वेक्स। तो पहली स्टेज में टीपी कॉन्वेक्स होता है, फिर सेकंड स्टेज में जब हमारा टीपी बढ़ता है, देखो बढ़ तो अब भी रहा है लेकिन शेप ऐसी हो गई, इट मींस डिमिनिशिंग रेट, तो सेकंड स्टेज में जब टीपी बढ़ता है तो वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और यहां पे हमारी जो शेप है वो कॉनकेव हो जाए, इसको बोलते हैं कॉनकेव, क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव, तो हमारी शेप जो है कॉनकेव हो जाती है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है जी, हमारा टीपी घटता है, जिसकी वजह से टीपी हमारा जो है डाउनवर्ड, टीपी नीचे की ओर आना शुरू होता है, टीपी डाउनवर्ड हो जाता है। इसीलिए हम तीनों स्टेज को मिला के, हम तीनों स्टेज को मिला के ओवरऑल बोल सकते हैं जो टीपी कर्व है वो एस शेप लेता है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखो थोड़ी थोड़ी एस शेप तो बनती है, थोड़ी थोड़ी एस शेप तो बनती है, तो टीपी कर्व अपनी एस शेप लेता है। अब यहां बोला गया है कहां पे, इनपुट आउटपुट प्लेन पे, तो इनपुट आउटपुट प्लेन का मतलब ग्राफ है, इस ग्राफ को इनपुट आउटपुट क्यों बोला गया है, बिकॉज यहां पे हम लोग शो करते हैं लेबर, और बच्चों लेबर को बोलते हैं इनपुट, और जो माल बन के तैयार हुआ प्रोडक्शन को शो करते हैं यहाँ पे, और प्रोडक्शन को बोलते हैं आउटपुट, तो इसलिए हम इसको इनपुट आउटपुट प्लेन कहते हैं कि इसके एक्स एक्सिस पे इनपुट आता है और वाई एक्सिस पे आउटपुट आता है, ठीक है जी। बोलता है जो भी ये शेप बनी है, ये पूरी की पूरी शेप किसी वजह से बनी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इस पूरे का बोलना क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं। तो टीपी कर्व की शेप की बात हो गई। चलिए देखो एमपी कर्व की शेप की बात करते हैं, तो एमपी कर्व ऊपर जाता है, मैक्सिमम होता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो पहले फेस में क्या होता है, पहले फेस में हमारा एमपी जो है बढ़ रहा होता है, ठीक है, इसलिए एमपी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, इसका स्लोप ऊपर की ओर होता है। फिर सेकंड फेस में देखो, सेकंड फेस में क्या हो रहा है जी, एमपी कर्व नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो सेकंड फेस में क्या होता है, एमपी फॉल्स, ठीक है, आपका एमपी फॉल होता है, एमपी नीचे गिरता है, बट देखो पॉजिटिव, सेकंड स्टेज में यहां पर जो टच नहीं करा, ये ऊपर ऊपर है, पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए आपका एमपी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर है बिकॉज पॉजिटिव है।
थर्ड स्टेज में हमारा एमपी नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से एमपी का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और एक्स एक्सिस से नीचे। आपको पता है जब हम बनाते हैं टेबल तो थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव होता है और वो एक्स एक्सिस से नीचे होता है, डाउनवर्ड होता है। अगर एमपी कर्व की बात करें तो इसको इनवर्स यू शेप बोलते हैं। इनवर्स यू शेप देखो, ये होता है यू और इनवर्स माने उल्टा यू, तो एमपी कर्व हमारा कुछ उल्टा यू, इनवर्स यू शेप का बनता है। और उसके पीछे का रीजन भी क्या है जी? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक मैं ये प्रॉब्लम ठीक करवा दूंगा, तो मैं बार बार आवाज आ रही है और ये जो काम नहीं कर रहा, नालायक कहीं का बाप, गुस्सा हो गया जी। चलिए बात करते हैं एपी कर्व की। तो एपी कर्व भी यहाँ पर इनवर्स यू शेप का होता है, ठीक है, एमपी कर्व की तरह। और इसके पीछे का रीजन भी क्या है जी? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, वही लिखा है कि शॉर्ट रन में आपका एपी भी यू शेप होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ये बढ़ता है। अरे वही वाली बात, स्टार्टिंग में प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है? बिकॉज हम जो है फिक्स फैक्टर का काफी बेटर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को अच्छे से काम बांट देते हैं और प्रोडक्शन एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है, ठीक है, और एमपी एपी के बराबर हो जाता है। लेकिन आपको पता है फिर कुछ टाइम बाद ओवर क्राउड होने की वजह से, भीड़ भाड़ होने की वजह से, ज्यादा लेबर आ जाने की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, कंफ्यूजन होती है और हमारा प्रोडक्शन घटने लग जाता है। ठीक है, इतना कोई खास नहीं है। ऊपर वाली पॉइंट याद रखो, नीचे वाला पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा दिया है रीजंस के अंदर। चलिए, तो शेप भी खत्म, ठीक है। अगला, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, कुछ इसकी एजम्पशंस भी है। एजम्पशन क्या है? हम ऐसा मानते हैं कि प्रोडक्शन की टेक्निक में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्रोडक्शन करते समय तकनीक में कोई बदलाव नहीं हो रहा। दूसरा, हम ये मानते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म का मतलब है कुछ फैक्टर हमारे पास फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर हमारे पास कैसे है जी? वेरिएबल है। उसके बाद हम ऐसा मानते हैं कि ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि हमारे पास जो भी वेरिएबल फैक्टर है वो इक्वली एफिशिएंट है और होमोजीनियस है। मतलब वो वेरिएबल फैक्टर जो जो लेबर है वो सभी बराबर मेहनती है, सभी बराबर मेहनत से काम करती है, सभी एकदम अच्छा काम करती है, कोई लेबर नालायक है, कोई लेबर बेकार नहीं है, सभी लेबर इक्वली मेहनती है। ठीक है, आगे बोलता है रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज। बोलता है जिन रेशियो में हमने प्रोडक्शन के फैक्टर्स को कंबाइन किया है वो चेंज हो सकता है, होता भी है। जैसे कि देखो, ये लैंड है मान लीजिए और ये लेबर है, तो रेशियो पहले क्या होता है? एक जमीन एक लेबर, फिर होता है एक जमीन दो लेबर, बिकॉज जमीन तो चेंज होगी नहीं बट लेबर बढ़ गया। फिर होता है एक जमीन तीन लेबर, तो देखो रेशियो चेंज हो रहा है। पहले क्या था? 1:1, फिर हो गया 1:2, फिर हो गया 1:3। तो जो रेशियो है प्रोडक्शन के फैक्टर का वो चेंज हो सकता है। और उसके बाद ये जो लॉ है केवल प्रोडक्शन की फील्ड में अप्लाई होता है और ये लॉ केवल गुड्स पे अप्लाई होता है। याद रखना, हम इस चैप्टर में सर्विस की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे केवल गुड्स या वस्तु की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एमपी इज द रेट ऑफ टीपी, ये भी जरा आप पढ़ ही लो लगे हाथों। देखो, अगर इंक्रीजिंग अगर एमपी बढ़ रहा है, अगर एमपी बढ़ रहा है तो समझ जाना टीपी भी बढ़ेगा, और क्योंकि एमपी बढ़ रहा है तो रेट इंक्रीजिंग होगी। अगला, अगर एमपी डिमिनिशिंग है, घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, अगर एमपी घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है तो भी टीपी बढ़ेगा। देखो, एमपी अगर पॉजिटिव है, एमपी अगर पॉजिटिव है तो टीपी एट एनी हाउ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस फर्क इतना है, एमपी पॉजिटिव होने के साथ साथ अगर बढ़ भी रहा है तो टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। एमपी पॉजिटिव होने के साथ साथ अगर घट रहा है, जैसे कि एमपी 5 है, 4 है, 3, देखो 5 4 3 है तो भले ही घट रहा है बट संख्या प्लस में है, तो संख्या प्लस में है बट घट रहा है तो टीपी तब भी बढ़ेगा, बिकॉज एमपी पॉजिटिव है तो टीपी बढ़ेगा। लेकिन होगी एमपी डिमिनिशिंग है, घट रहा है, तो टीपी की रेट डिमिनिश। मैं सिंपल सिंपल कहना चाह रहा हूं, एमपी इज द रेट ऑफ टीपी। जैसा एमपी में हाल होगा वही टीपी की रेट होगी। अगर एमपी इंक्रीजिंग तो टीपी की रेट इंक्रीजिंग, अगर एमपी डिमिनिशिंग तो टीपी की रेट डिमिनिशिंग। समझ में आ गया? अगर एमपी कांस्टेंट तो देखो टीपी की रेट भी कांस्टेंट।
तो एमपी इज द रेट ऑफ टीपी, जैसे एमपी के हालात वैसे टीपी की रेट। अगर मान लो एमपी 0 हो गया तो उसका मतलब है टीपी ने बढ़ना बंद कर दिया, अब टीपी और नहीं बढ़ रहा। आप चाहो तो अपनी टेबल में देख लो देखो कि यहां पे अपना एमपी 0 हुआ, देखो टीपी 15 का 15, पहले 15, जैसे एमपी 0 टीपी अब भी 15, टीपी ने बढ़ना बंद कर दिया भाई साहब, एमपी के 0 होते ही टीपी ने बढ़ना बंद कर दिया। और जैसे ही एमपी नेगेटिव हुआ -1 -2, देखो टीपी ने घटना शुरू कर दिया। तो याद रखना, जैसे एमपी के हालात वैसे ही टीपी में परिवर्तन। जैसे ही एमपी नेगेटिव हुआ भाई साहब टीपी ने घटना शुरू कर दिया। तो ये कुछ एमसीक्यूज के पर्पस की बातें हैं, याद रखनी है। ठीक है, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, जहां पे आपके एग्जाम में बोलता है एपी और एमपी बोलता है कैलकुलेट करो और ये भी पहचानो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस क्या है। तो पहले एक बात सुन लो, अगर आपसे पूछा जाए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस क्या है, अगर आपसे पूछा जाए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस क्या है तो भाई आपको एमपी निकालना पड़ेगा। आप बिना एमपी के लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस का पता नहीं कर सकते, बट उसकी बात करेंगे। पहले एपी और एमपी निकालो। तो एपी निकालना आता है, टीपी को डिवाइड किससे कर दूंगा, लेबर से। लेबर बोलो तो वेरिएबल फैक्टर से आपका एपी आ जाएगा 0/0 डैश 8/1 8, 20/2 10, 28/3 करूंगा 3 निम 27 9.3, 28/4 करूंगा 7 आ जाएगा, 25/5 करूंगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एपी आ गया। बट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए अपने को एपी नहीं एमपी चाहिए। क्या चाहिए, एमपी। एमपी एमपी एमपी। अब देखो एमपी कैसा आएगा, तो 0 पे 0। अब देखो टीपी से एमपी निकालना है, तो जिस लेवल का आपको एमपी निकालना है उसके सामने वाले टीपी में से पिछला वाला माइनस कर दो। जैसे कि मान लो मेरे को ये वाला एमपी चाहिए कि यहाँ पे एमपी क्या हुआ, तो उसके सामने टीपी क्या है 28, इसमें से पिछला वाला माइनस कर दो, 28 में से 20 गए 8 आ गया जी। समझ में आ गया जी। चलो मेरे को ये वाला एमपी निकालना है, तो उसके सामने क्या है जी 25, 25 में से 28 गए माइनस का 3 आ गया जी। ये वाला एमपी निकालना है, सामने क्या है 28, 28 में से 28 गए 0 आ गया जी। ये वाला एमपी निकालना है, 20 में से 8 गए 12 आ गया जी। ये निकालना है, 8 में 0 गए 8 आ गया जी। समझ में आ गया, तो एमपी भी आ गया। अब एमपी भी आ गया, अब आपसे क्या बोलता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अलग अलग फेस को आइडेंटिफाई करो। तो देखो मैंने आपको लिख रखा है, जहां तक एमपी बढ़ता है वो होती है फर्स्ट स्टेज। तो जहां तक एमपी बढ़ा 0 8 12 8 बस, तो कोई यहां तक बढ़ा, क्योंकि इसके बाद एक घट रहा है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज, फर्स्ट स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। बात समझ में आई, फर्स्ट स्टेज पहला फेज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर उसके बाद जहां तक एमपी 0 हो जाए सेकंड स्टेज। तो देखो अब इसके बाद एमपी 8 0, तो यहां पे 0 हो गया, तो जहां तक 0 हुआ इसको बोलूंगा सेकंड स्टेज, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और जैसे ही एमपी नेगेटिव हुआ देखो -3, इसको बोलूंगा थर्ड स्टेज, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो भैया 3 स्टेज होती है, आपने फर्स्ट पहचान ली, जहां तक एमपी बढ़ेगा फर्स्ट स्टेज, जैसे जहां तक एमपी 0 सेकंड स्टेज, और जहां पे एमपी नेगेटिव थर्ड स्टेज। आप लिख के आएंगे पूरा पूरा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सेकंड स्टेज का नाम बोलो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और थर्ड का नाम बोलो नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, और आप प्रॉपर ऐसे लिख के आएंगे कि तरीके से, टेबल के बाद आप ऐसे लिखेंगे कि स्टेजेस ऑफ, यहां पे लिखना भूल गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। बताओ कहां से कहां तक है, आप तो सेंड लिखेंगे पूरा, कहां से कहां तक है बताओ, कहां से कहां तक है जी, फर्स्ट स्टेज। तो 0 से लेके, या 0 छोड़ो, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 0 काउंट नहीं करते, 1 से लेके 2 तक। तो यूनिट 1 से लेके 2 तक क्या है जी, इंक्रीज रिटर्न टू फैक्टर फर्स्ट स्टेज। सेकंड कहां तक है बताओ, सेकंड कहां तक है, तो ये यहां से लेके यहां तक पूरा, 3 से लेके, देखो ना ये क्या है जी, 3 से लेके 4 तक। ठीक है, तो 3 से लेके 4 तक, और उसके बाद थर्ड कहां पे है जी, तो ये तो आपकी 5वीं पे ही है। ठीक है, 5वीं से कुछ आगे है क्या, कुछ आगे है नहीं, तो बस बोलूंगा कि एट, कि फिफ्थ यूनिट ऑफ
वेरिएबल फैक्टर पे क्या है हमारा, थर्ड स्टेज है नेगेटिव टाइम्स टू फैक्टर। तो आप ऐसे लिख के आएंगे तरीके से पूरा, मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, आप लिख कर आएंगे तरीके। चलो भाई ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, खत्म कर देंगे। एक सवाल और, यहां पे आपको बताना है अलग अलग फेसेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो पहले एमपी निकालो भाई, एमपी निकालो। 4 का 4, 9 में से 4 गए 5, 13 में से 9 गए 4, 15 में से 13 गए, 15 में 13 गए 2, और 12 में से 15 गए माइनस का 3। जहां तक एमपी बढ़ता है फर्स्ट स्टेज 4 और 5, यहां तक बढ़ा फर्स्ट स्टेज। फिर जहां तक एमपी जीरो, यहां पे जीरो तो हुआ नहीं है, यहां पे तो कोई आपको दिखा नहीं जीरो, कोई नहीं, नेगेटिव हुआ। तो जैसे नेगेटिव थर्ड स्टेज हो गई है, अब इसके जो बीच की बची अपने आप ही क्या हो गई सेकंड स्टेज। देखो जैसे ही एमपी नेगेटिव दिखे वो थर्ड स्टेज, जहां तक एमपी बढ़े वो फर्स्ट स्टेज, फिर जो बीच का बच गया वो सेकंड। अगर आपको जीरो नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देखो नेगेटिव यहां से हो गया तो यहां से आपकी थर्ड स्टेज चालू हो गई है। इट मींस बीच वाली क्या बची, सेकंड बची। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो कि 1 से लेके 2 तक क्या था फर्स्ट स्टेज, फिर 3 से लेके 4 तक क्या था सेकंड स्टेज, और पांचवी स्टेज पे क्या था आपका थर्ड वाला, सॉरी फिफ्थ पॉइंट पे क्या था आपका थर्ड वाला। ये फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में नहीं आएंगे, मैंने समय बचाने के लिए लिख दिया पहले से। आप प्रॉपर लिख के आओगे पहली स्टेज कहां से कहां तक है, सेकंड कहां से कहां तक है, थर्ड कहां से कहां तक है। समझ में आ गया। तो भाई साहब थोड़ी लंबी वीडियो बन गई, बट यहाँ पे अपना चैप्टर पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन वन शॉट कंप्लीट हो गया, और होपफुली आपको समझ में एकदम अच्छे से आ भी गया होगा। इसके बाहर से आपके एग्जाम में कुछ आने के चांसेस है नहीं, ये पूरा का पूरा मैंने अच्छे से कवर अप कर दिया। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफी है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कॉस्ट चैप्टर के साथ, जो कि एक लंबी वीडियो बनेगी, बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड में ब्लेस यू, टेक केयर।